सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर मेंस। तो जो हमारा ये सीरीज़ है, आज हम लेके आए हैं। इसमें ऑलमोस्ट 5 टॉपिक हैं जो कि आने वाले 71st बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको मिस आउट करते हैं तो इट विल बी ए ग्रेट चैलेंज फॉर यू टू क्लियर द मेंस, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और इसको मिस आउट करना आप कहीं से भी आपके लिए फेवर में नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो हम आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, पहला है कि पैसिव इथोनेसिया, दूसरा देखेंगे हम इलेक्टोरल रिफॉर्म, तीसरा हम देखेंगे 16 फाइनेंस कमीशन में क्या क्या नए चीज़ें थे, और चौथा देखेंगे हम कि जो केसेस रिलेटेड टू गवर्नर है, केसेस रिलेटेड टू गवर्नर, एंड द लास्ट वन विल सी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने अभी जस्ट रिजाइन किया है अपने हेल्थ ग्राउंड का रीजन देकर के, और अभी नए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो जो पहला टॉपिक हमारा इथोनेशिया। इथोनेशिया क्या होता है कि यू आर गिविंग लाइक समबडी वांट्स टू डेथ, अगर समबडी वांट्स टू डेथ, विलिंग फूड डेथ, भाई अगर वो वेजिटेटिव स्टेट में है तो उनको डेथ देना चाहिए या नहीं चाहिए देना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज देर इज अ डिबेट बिटवीन द राइट टू डाई एंड द डिग्निटी। सो हमें पता है, वी ऑल नो दैट राइट टू डाई एंड डिग्निटी जो है वो कैसे प्रोटेक्टेड है। सो जो आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 जो है वो ये इससे रिलेटेड है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो उससे रिलेटेड जो केसेस हुए हैं, विल सी वन बाय वन कि कैसे इसका प्रोग्रेस हुआ है फ्रॉम 1994 टू टिल टुडे। जो अभी रिसेंट का जजमेंट आया है पैसिव इथोनेसिया का, जो हरीश राणा के केस में। सो दैट आल्सो विल बी सीइंग। सो द फर्स्ट विल स्टार्ट विद द जो सबसे पहला केस आया था 1994 में, वो था पी रथिनम वर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का। तो उसमें सबसे पहला जो ये आया था कि क्या राइट टू सुसाइड जो है, जो अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 होगा या नहीं होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, ये जो सेक्शन 309 है आईपीसी का, जो पनिशमेंट देता है या पनिशमेंट की बात करता है किससे रिलेटेड टू अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो अगर जो सुसाइड जो है, अगर आप राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ में राइट टू सुसाइड जो है वो नहीं है। ठीक है, तो जो सेक्शन 309 जो था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। बोला गया कि यस, जो राइट टू लाइफ है उसमें इंक्लूड किया जाता है राइट टू डाई। तो अगर मेरे पास राइट टू लाइफ है तो मेरे पास राइट टू डाई भी है, ये बोला गया किसमें, पी रथिनम केस में। तो इसके कारण क्या हो गया कि जो सेक्शन 309 जो था आईपीसी का, उसको बोला गया नल एंड वॉइड क्रिएट कर दिया गया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पहली बार जो डिबेट स्टार्ट हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिंक एस्टेब्लिश किया कि भाई राइट टू लाइफ एंड डाई जो है उसमें क्या लिंकेज है। फिर जो दूसरा केस हुआ ज्ञान कौर केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, इसमें क्या बोला है कि फिर से वही केस हुआ, जो लार्जर बेंच बैठी कि क्या राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू डाई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओवर रूल कर दिया कि बोला नहीं, राइट टू लाइफ जो है वो नहीं इंक्लूड करता राइट टू डाई। तो पहले में क्या बोला था पीराथिनम में कि यस, राइट टू लाइफ इज हैविंग इंक्लूजन ऑफ राइट टू डाई ऑल्सो, बट इसमें क्या बोला गया कि राइट टू डाई जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 का पार्ट है। और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि डाइंग विथ डिग्निटी इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस में बी अलाउड। तो अगर कोई एक टर्मिनल इल है, मतलब जिसकी रिकवरी हो ही नहीं सकती है, तो उस केस में अलाउ किया जाएगा। सो ये पहली बार फाउंडेशन रखा गया इथोनेशिया का इस केस में। ठीक है, नाउ वेरी नेक्स्ट जो तीसरा केस हुआ वो था अरुणा शैनबर्ग का, जो ये हुआ था 2011 में। इसमें ये बोला गया था शी वॉज इन अ वेजिटेटिव स्टेट। 1973 में इनका एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उस टाइम से वो वेजिटेटिव स्टेट में थी। तो उसके रिलेटेड जो उनकी फैमिली थी वो गई सुप्रीम कोर्ट कि भाई अब इन पे एक्सपेंसेस हो रहा है, इट इज़ नॉट वर्थ कि इनको लाइफ सपोर्ट देना चाहिए, इनको
पैसिव यूथनेसिया अलाउ कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, पैसिव यूथनेसिया इनके केस में अलाउ किया जाएगा, बट देयर विल बी सम स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड। ठीक है, एंड पैसिव यूथनेसिया मीन्स डिफाइन भी किया कि विड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम सच एज वेंटिलेटर्स। तो कुछ जो पैसिव असिस्टिव एथनेसिया था उसको डिफाइन भी किया कि किस किस चीज़ें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक पहला केस था जिसमें कि ये बोला गया कि रिकॉग्नाइज किया गया, लीगली रिकॉग्नाइज किया गया कि पैसिव एस्थेसिया जो है वो अलाउ किया गया। और इसमें स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रूल रेगुलेशन थे कि पहले हाईकोर्ट का अप्रूवल चाहिए और ओपिनियन चाहिए मेडिकल एक्सपर्ट का। उसके बाद 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ। इसमें फिर से यही जो अरुणा शैनबंग वाला केस था वो उठा कि भाई बहुत कम्बरसम है, इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, और उनको अभी तक वो पैसिव यूथनेसिया नहीं दिया गया था। तो जो कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया कि जो ये राइट टू डाई है विद डिग्निटी वो पार्ट है आर्टिकल 21 का, पहला ये बोला गया। एंड पैसिव यूथनेसिया जो है वो लीगल है इंडिया में, ये बोला गया। लेकिन इसमें उसको कुछ चीज़ों को और डिफाइन किया गया कि जो इंडिविजुअल कैन मेक अ लिविंग विल और एडवांस डायरेक्टिव। तो अब इसमें इसका क्या मतलब है कि जो लिविंग विल जो है, अगर सपोज इफ आई वांट, अगर कुछ समय बाद समथिंग हैपेंस टू मी एंड इफ आई वांट टू गो फॉर पैसिव यूथनेसिया, तो मुझे कुछ लीगल विलिंगनेस देना पड़ेगा। और वो क्या होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे कि उस डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन होना चाहिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट शैल बी गिवन इफ दे बिकम टर्मिनली इल और अनकॉन्शियस। तो कौन सा विच टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट दे शुड बी गिवन इन दैट कंडीशन। सो इसका इम्पैक्ट ये हो गया कि जो लीगल फ्रेमवर्क था पैसिव यूथनेसिया का वो क्रिएट किया गया। ठीक है, उसी में अगर अगला केस जो इसका हुआ 2023 में, जो एक्सटेंशन था कॉमन कॉज कहेगी, उसमें ये बोला गया कि जो 2018 में दिया गया था जजमेंट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, और अभी तक अरुणा शैनबंग को वो नहीं दिया गया था पैसिव यूथनेसिया। तो अब कोर्ट ने क्या बोला कि उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और बोला कि जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल है उसको कम किया जाएगा और अलाउ किया गया कि सिंपल प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग लिविंग विल्स। जो लिविंग विल पहले वाले में था 2018 वाले में कि भाई आपको पहले से लिख के देना पड़ेगा कि अगर आपको साथ ऐसा कंडीशन होता है तो कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, जो पेशेंट की जो ऑटोनॉमी थी उसको स्ट्रेंथन किया रिलेटेड टू द मेडिकल डिसीजन। तो मेरी जो मेडिकल डिसीजन होगी वो पेशेंट जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, और ये क्या कर दिया कि जो ये इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो राइट टू डाई विथ डिग्निटी बिकम इजियर टू एक्सरसाइज, क्योंकि अब जो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे वो कम हो गए थे। एंड द वेरी नेक्स्ट जो अभी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो हरीश राणा का केस है, उसमें ये बोला गया कि पैसिव यूथनेसिया जो उनको दिया गया, अभी तक अरुणा शैनबंग को नहीं दिया गया था, लेकिन इनके केस में इनकी फैमिली जो थी, इनके साथ क्या हुआ था कि 12-13 साल पहले ये किसी एक एक्सीडेंट में ये कहीं गिर गए थे, उसके कारण से ये वेजिटेटिव स्टेट में है 12-13 साल से। तो उनकी फैमिली जो थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्हें बोला कि इनको पैसिव यूथनेसिया देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि जो विड्रॉल ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट, जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि यू कैन से कि वेंटिलेशन हो गया और कोई चीज़ें हो गई, वो हटा देना चाहिए। ठीक है, और हटा सकते हैं। अब मेडिकल सुपरविजन एक होनी चाहिए कि वो प्रोसीजर जो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके साथ जो की ऑब्जर्वेशन था कि कंटिन्यू किया गया, कंटिन्यू ट्रीटमेंट, ये बोला गया कि ऑब्जर्वेशन में कि कंटिन्यूस ट्रीटमेंट से भी उनका कुछ नहीं हो सकता है, रिकवरी नहीं हो सकता है। एंड पेशेंट हैड नो मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, जो कि अरुणा शैनबंग के केस में ऐसा नहीं है। शी अभी जो एक आर्टिकल आया था उसमें ये मेंशन करता है कि शी कैन सेंस, शी कैन फील लाइक कि खाना आया है उनके पास, शी कैन ब्लिंक ऑल्सो, तो इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा है। बट ये जो है ही इज कम्प्लीटली इन कॉमन, तो इसलिए इनको दिया गया। एंड द कोर्ट रिमाइंडेड दैट द राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ठीक है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, जब पहला एक प्रैक्टिकल पैसिव यूथनेसिया का गाइडलाइंस दिया गया और ये एक्शन में आया, एंड ये स्ट्रेंथन किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है कि डिफाइन करता है डेथ अंडर आर्टिकल 21, राइट टू डाई ऑल्सो। ठीक है, एंड कोर्ट ऑल्सो अर्ज द गवर्नमेंट को ये एक क्लियर कट लॉ लाना चाहिए पैसिव यूथनेसिया के लिए। सो द कंक्लूजन इज
कि जो एक्टिव यूथनेशिया है उसको गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, उसको बोला इट इज इलीगल। तो जो डायरेक्ट क्या होता है, एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि आपको एक कोई इंजेक्ट किया जाएगा, जैसे लीथल इंजेक्शन किया जाएगा जिसके तहत आपकी जान जो है चली जाएगी, उसको अलाउ नहीं किया गया। लेकिन जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, आर्टिफिशियल सपोर्ट डिवाइसेस है, उसको हटा सकते हैं। तो उसने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया है, एक्टिवली नहीं, पैसिवली। सो द बेसिक थिंग इज कि जो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि आर्टिकल 21 जो गारंटी करता है लाइफ विद डिग्निटी, उसमें इंक्लूड कर दिया गया डिग्निटी, डिग्निफाइड डेथ, लेकिन कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, और वो मेडिकल सर्कमस्टांसेस ही होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसिव यूथनेशिया, जो अभी रिसेंट का जजमेंट है, और ये बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है दैट यू मस्ट रीड दिस, क्योंकि ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट इट विल कम इन द स्मॉल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्टोरल रिफॉर्म। सो अभी तक जो इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए हैं 1950 से लेकर के 2026 तक, वो हम देखते हैं। जो मेजर रिफॉर्म्स है वो देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं दैट वी कैन नॉट काउंट इवन। तो जो हमें जो एग्जाम में लिखना है वो क्या लिखना है वो देखना है। सो सबसे पहला तो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लिया गया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसी समय लिया गया भाई कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लिए गए इलेक्शन के लिए। तो ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बना दिया गया था आर्टिकल 324 के अंदर में, करेक्ट। उसके बाद एक उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था 1993 में। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है तो मल्टी मेंबर बॉडी बना सकते हैं। फिर जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो एज था वो 21 से 18 कर दिया गया था। दिस टाइम टीएन सेशन ही वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, so he led a lot of reform there in the election commission, sorry इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत सारे लिए उन्होंने। फिर उसके बाद वीवीपैट ईवीएम इसको इंट्रोड्यूस किया गया और स्ट्रेंथन किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। नाउ विल सी सेपरेटली। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉ लाए गए इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। पहला तो था आरपीए 1950 जो बात करता है इलेक्टोरल रोल के बारे में और डिलिमिटेशन के बारे में। दूसरा लाया गया आरपीए 1951 जो ये बात करता है कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होगा और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कैंडिडेट के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है वो ये है कि जो सेक्शन 8 है, एक्चुअली इट शुड बी सेक्शन 8+3, जिसमें डिस्क्वालीफाई करता है कन्विक्शन, सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। वो तब होता है जब 2 या 2 साल से ज़्यादा आपका कन्विक्शन होता है तब, ठीक है। दूसरा है 8A, अगर आप कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं तब आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। 9A और 9 ये बात करता है कि अगर आप कोई करप्शन चार्जेस में पाए जाते हैं, उसके कारण से अगर आप डिसमिस किए जाते हैं किसी, जैसे सपोज समबडी इज होल्डिंग एन गवर्नमेंट ऑफिस और वो करप्शन या कोई मिनिस्टर ही है, अगर कोई वो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए पाया जाता है और उसके कारण डिसमिस किया जाता है, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको ब्रीच करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और जो सेक्शन 10A है वो ये बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फेलियर टू सबमिट द इलेक्शन एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो आपको सबमिट करना था आपने उसने नहीं सबमिट किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेक्शन 29A ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये रिफॉर्म किए गए, जैसे नेशनल पार्टीज हो गया, स्टेट पार्टीज हो गया, उसको रिकॉग्नाइज करता है। सेक्शन 77 ये बोलता है कि कैंडिडेट का जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपको पब्लिश करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कि जो सेक्शन 123 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिफाइन करता है कि करप्ट प्रैक्टिस है, जैसे आप ब्राइब नहीं ले सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, सोशल एविल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सती प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप SC/ST को अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे नहीं कर सकते हैं। और जो 25 है 125 सेक्शन जो है ये बोलता है प्रोविजन ऑफ प्रोमोटिंग एनिमिटी ड्यूरिंग इलेक्शन, जैसे हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं आप, जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं आप, इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। तो सब कितना याद रखना है, मिनिमम कितना याद रखना है, याद रखना है तो सेक्शन 8 याद रखना है, सेक्शन 29A याद रखना है, 123 याद रखना है एंड 125 याद रखना है। इतना तो याद रखना है, बाकी आप याद रखो या ना रखो। नेक्स्ट इज कुछ जो लॉ आए हैं, सॉरी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला 2002 में आया था कि ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया था कि मैंडेटरी डिस्क्लोज करना है जो कैंडिडेट है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसके पास कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, ठीक है। एंड ये सारे
क्या करने हैं, कैंडिडेट का जो उसको पब्लिश करना है, उसको डिस्क्लोज करना है, किसमें, नॉमिनेशन फॉर्म में। दूसरा आया था कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये किया गया, दिस हैज कम इन 2013, इसमें नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑल्दो नोटा चाहे 100% वोट चला जाए तब भी जो होता है वो, सॉरी, इवन एक वोट भी किसी कैंडिडेट को जाता है और 199.999% भी अगर वोट चला जाता है नोटा में, तब भी वो इलेक्शन वैलिड होगा और जिसको एक भी वोट मिल गया वो जीत जाएगा। सो सी, ऑल्दो इट्स अ टूथलेस टाइगर काइंड ऑफ, so it doesn't have any meaning, but yes, it acts as a moral persuasion. फिर लिली थॉमस का केस आया, दैट टू इट वाज इन 2013 केस आया था। इसमें ये बोला गया कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर कोई एमपी और एमएलए अगर ये होते हैं 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन होती है तो, और वीवीपैट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो नाउ यू कैन सी कि जो 8(3) है सेक्शन, वो इंट्रोड्यूस किया था इसमें। उसमें पहले क्या, पहले 8 था और 8(3) को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले क्या था कि 3 महीने का टाइम होता था, तो कोई भी नेता क्या करते थे, अगर उनको कन्विक्शन हुआ तो 3 महीने में जाकर के हायर जुडिशरी में जाकर के अपना स्टे ले लेते थे, फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था, तो उसको हटा दिया गया। द नेक्स्ट केस वाज पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया कि जो कर्व करना है, क्या, डिक्रिमिनलाइजेशन, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसको कर्व करना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था किसमें, तो सुब्रमण्यम स्वामी का केस था, जिसमें, और वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें ये बोला गया कि इंट्रोड्यूस किया गया था वीवीपैट को और ब्रॉडन भी किया गया था। एक्चुअली बात तो इसमें भी हुई थी लिली थॉमस में, बट जो एक्चुअल इंट्रोड्यूस हुआ था और जो हर जगह पे जो एक्चुअल गाइडलाइंस आई थी वो आई थी सुब्रमण्यम स्वामी के केस में। अगला केस था कि एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग ट्रांसपेरेंसी। ये रिसेंट का केस है 2023 का। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके रिलेटेड बहुत सारे कमिटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं, दैट ऑल्सो विल सी। तो जो पहली कमेटी थी वो थी तेंदुलकर कमेटी। उन्होंने ये बोला था, बहुत पहले कमेटी थी, कि 18 साल एज होना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि स्टेट फंडिंग करनी चाहिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर का। तीसरा था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको थोड़ा सा और पावर होना चाहिए, पावर थोड़ी कम है उनके पास। उसके बाद एक था कि ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग होनी चाहिए ये। और उसके साथ जो दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी, आई गेस इट वाज इन 1994 या 96, तो उसमें ये बोला गया था कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए रोल होना, जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर का उसका जो रूल है उसको, या रूल है जो उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और इन्होंने भी बोला था कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बूथ कैप्चरिंग जो है, अगर कोई करता है तो उसको होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट पावर देनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। एंड ही ऑल्सो सेड कि देयर इज मिसयूज मेजर टू रिड्यूस मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन। एंड एक एनन बोरा कमेटी भी बनी थी। एनन बोरा, उन्होंने बोला था कि मनी, मसल एंड मीडिया पावर को यूज करता, और नेक्सस जो था वो उन्होंने यूज किया था वर्ड वो बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स। सो ये भी आप लिख सकते हो किसके, एनन बोरा कमेटी। एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी थी। इनका कुछ ज्यादा याद रखना नहीं रखना, बस एक याद रखना है कि स्टेट फंडिंग जो होता है होना चाहिए इलेक्शन का, वो उन्होंने बात करी थी, बट नॉट डायरेक्ट कैश। बस ये इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में। और जो 170 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, उन्होंने ये बोला कि जो रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, और जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, और रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए डिफेक्शन एंड क्रिमिनल कैंडिडेट्स को इंटर करने में पॉलिटिक्स से, और स्ट्रेंथन करना चाहिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स को। सो दीज वर सम ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दैट एटलीस्ट दिस यू मस्ट रिमेंबर। इससे ज्यादा आपको नहीं जानने की जरूरत है। और इतना अगर आप लिख के आ जाओगे एग्जाम में तो ट्रस्ट मी यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। बाकी तो बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, नंबर्स ऑफ, इवन यू कैन से thousands of reforms है, that we need not to know, but these basic things we need to know. So now coming to the next topic, that is the third topic, जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज में क्यों है, तो अभी जो है वो जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन दे दिया फ्रॉम द ऑफिस, और इन्होंने ये सेट किया था कि कुछ हेल्थ इश्यूज था, उसके कारण से हमने रिजाइन दे दिया है। तो अभी क्या हो गया कि इनका जो पोस्ट जो वैकेंट हो गया। और ये वी ऑल नो दैट ही इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर ऑफ पोस्ट इन द कंट्री।
सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सो विल सी फर्स्ट कि इसके रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे, और फिर इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। तो वी हैव डिवाइडेड इनटू सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है इनके रिलेटेड। तो जो आर्टिकल 63 ये बोलता है कि इंडिया शैल हैव अ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये है। दूसरा आर्टिकल जो है आर्टिकल 64, तो पहले होगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। अब जो वाइस प्रेसिडेंट हो गए तो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ऐसे याद रखना है, पहले वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, फिर अगर होंगे तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, और जैसे ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे वो, तो उनकी जो परफॉर्म करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वैकेंसी। अगर जो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है तो उस समय कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन में उनका जो ऑफिस है वो होल्ड करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। और जब वो प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट का ऑफिस, तो जितनी भी प्रेसिडेंट की पावर एमिनिटीज है सब उनके पास भी होंगी। तो जो 66 आर्टिकल है वो ये बोलता है कि जो उनका ये जो कॉलेजियम है, या कॉलेजियम नहीं बोलते हैं उसको, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनमें कौन कौन होने चाहिए। तो उसमें जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट का, दोनों ही होते हैं। एंड एक्चुअल में क्या है कि जो आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 67 है, वो ये बोलता है कि इनका टर्म जो होना चाहिए 5 साल होना चाहिए। ठीक है, आज 68 ये बोलता है कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन द वैकेंसी अकर्स व्हेन द वैकेंसी अकर्स। जैसे एक वैकेंसी होता है उससे जल्द से जल्द उनकी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो जो राज्यसभा है वो फंक्शन नहीं करेगा। राज्यसभा को प्रेसाइड करने के लिए ही शुड बी देयर, नो, बिकॉज अदर ऑल कोई भी प्रेसाइड करेंगे, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स नॉट द रेगुलर प्रैक्टिस। तो एक जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को होना चाहिए। एंड जो आर्टिकल 69 ये बोलता है कि ओथ टेकन बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि 63 याद रखना है, 64 याद रखना है, 65 याद रखना है, एंड 66, इनफैक्ट अदर देन 69 बाकी सब आप याद रख सकते हैं, बिकॉज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो तीसरा सेक्शन ये है कि जो इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो इनके जो मेंबर ऑलरेडी वी हैव सीन कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड सारे मेंबर्स होते हैं, और वोटिंग जो होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और सेक्रेट बैलेट होता है। ठीक है, ये इनकी मैकेनिज्म है इलेक्शन की। नाउ द नेक्स्ट इज कि जो वोटिंग जो पावर एंड फंक्शन क्या होता है, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी वी हैव सीन कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मेंटेन करते हैं हाउस का ऑर्डर को, कॉरम हो है कि नहीं है वो भी वही डिसाइड करते हैं, एडजर्न कब करना है वो भी डिसाइड करते हैं। एंड अगर वोटिंग में टाई हो जाता है तो कास्टिंग वोट भी करते हैं। ही हैज सम एग्जीक्यूटिव रोल आल्सो, लाइक कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उनको ऑफिस को प्रेसाइड करते हैं। एंड देयर आर सम अदर फंक्शंस भी हैं इनके, दैट वो डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। एंड द नेक्स्ट इज रिमूवल कैसा होता है कि एक इनके रिमूवल के लिए जो है वो रिजोल्यूशन होना चाहिए, कि डालना चाहिए किसमें, राज्यसभा में डालना चाहिए, और अप्रूव करना है लोकसभा को। तो राज्यसभा में जब डालते हैं इनका रिमूवल के लिए, तो टोटल मेंबरशिप जो होता है वहां पे, और उनका ये मेजोरिटी चाहिए होता है। जैसे अगर 243 है तो 243 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 जो है उतने अप्रूव होने करने चाहिए, तब जाके इनका रिमूवल होगा। और इनको 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा पहले, तब जाके ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। और जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो वो वहां पे रह सकते हैं, लेकिन वो नो स्पेसिफिक ग्राउंड, सॉरी, वहां पर रह सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं उस केस में, वो सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट देयर इज नो स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन किस ग्राउंड पे इनको रिमूव करना है। ठीक है, अगर उनको लगता है हाउस को कि रिमूव करना चाहिए तो करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज कि व्हाई दिस ऑफिस इज इंपॉर्टेंट। तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि बहुत सारे फंक्शन तो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो ये स्मूथ फंक्शनिंग करते हैं राज्यसभा का, सही बात है, कंटिन्यूटी होता है, लेजिस्लेटिव कंटिन्यूटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस होता है, एंड एक्ट एज ए बैकअप फॉर द प्रेसिडेंट। तो ये सब स्मॉल थिंग्स है जो वो करते हैं। अदर चीजें जो हैं जो ऑलरेडी यू नो, तो वो चीजें आपको मेंशन करने हैं कहाँ पे, जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तब उसमें सारे पॉइंट्स में मेंशन करने हैं, सोच के मेंशन करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट है गवर्नर से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नर का टॉपिक है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, खास करके इस बार, क्योंकि तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, वो केस जो है इतना सिग्निफिकेंट हो गया था कि इसके लिए गवर्नर रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हो गए, केसेस हो गए, दैट वी शुड नो। सो विल सी वन बाय वन। तो सबसे पहला केस था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें यह बोला गया था कि जो गवर्नर होना चाहिए वो
एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से काम करना चाहिए। एक्चुअली में आर्टिकल जो है 163 ये भी यही बात बोलता है, उसको स्ट्रेंथन किया गया। दूसरा केस था कि एसआर अदर देन जो उनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है जो स्पेसिफिक है, उसके अलावा उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस के थ्रू ही काम करना है। दूसरा केस हुआ था 1994 में, वो ये कहता था एसआर बोमे के, जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है खास करके फेडरल रिलेशन को लेकर के, जो फेडरल रिलेशन है उसको लेकर के बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। वो आर्टिकल 356 का मिसयूज जो हो रहा था उसके रिलेटेड ये जजमेंट आया था। तो इसमें ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, प्रेसिडेंट ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट, वो जस्टिसेबल है, मतलब जिसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उनको लगा कि भाई रिपोर्ट दे दिए और अपने फील गुड के हिसाब से लगा दिए प्रेसिडेंट रूल, तो ऐसा नहीं है, वो जस्टिसेबल होगा। अगर उनको लगेगा कि मैलिफाइड इंटेंशन है तो उसको नल एंड वॉइड कर देंगे प्रेसिडेंट रूल को। अगला केस था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बिहार का केस था। उसमें ये था, जो कि और सिग्निफिकेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि यू आर गोइंग टू राइट द बीपीएससी 71st मेंस एग्जाम। तो उन्होंने क्या उस केस में क्या बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शन, ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वहां पे वो मैलिफाइड ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया गया था। अगला केस था कि जगदम्बिका पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1998 में। इसमें यह बोला गया था कि फ्लोर टेस्ट इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल परमिएबल मेथड टू टेस्ट द गवर्नमेंट मेजोरिटी। अगर कोई बोलता है कि गवर्नमेंट मेजोरिटी है तो आप कैसे सिग्निफाई करोगे? फ्लोर टेस्ट करिए, गवर्नमेंट मेजोरिटी है या नहीं है पहले वो डिसाइड करिए, उसके बाद आप वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए, ठीक है। बिना फ्लोर टेस्ट किए आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हैं, ये बोला गया था जगदम्बिका पाल केस में। उसके बाद आया था सुभाष देसाई वर्सेस गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का केस आया। उसमें यह बोला गया कि उसमें लिमिट कर दिया गया कि गवर्नर को इन पॉलिटिकल क्राइसिस एंड फैक्शनल डिस्प्यूट्स में, कि आप उसमें जो पावर है आपकी वो लिमिटेड है, एब्सोल्यूट पावर नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर आपकी लिमिटेड है। इन शॉर्ट यही है। फिर नवम रेबिया केस में जो था 2016 में जो आया वर्सेस डिप्टी स्पीकर, उसमें भी यही बोला गया कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो लिमिटेड है, एक्सेप्शनल ग्राउंड में यूज करना है, और जो उनको एड एंड एडवाइस जो करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको काम करना है, और लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग जो है उनमें इंटरफेयर नहीं करना है उनको। फिर अगला केस 2020 में है शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर। तो इसमें यह बोला गया कि गवर्नर मे ऑर्डर फ्लोर टेस्ट इफ मेजोरिटी इज डाउटफुल। अगर गवर्नर को लगता है कि जो मेजोरिटी है वो डाउटफुल है तो गवर्नर चाहे तो फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जो वीपी सिंगल केस था 2010 का, उसमें यह बोला गया था कि गवर्नर को जो है आर्बिट्री रिमूव नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये बोला गया कि इनके जो टेन्योर होना चाहिए 5 ईयर वो आप फिक्स करिए। ऐसा नहीं है कि जब किसी भी स्टेट में आप रिसफल कर रहे हैं उनको, आपकी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे, चेंज हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे जो सेंट्रल पार्टी है वही अगर स्टेट में नहीं है तो आप वहाँ पे गवर्नर चेंज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे शुड हैव अ फिक्स 5 ईयर टेन्योर, ठीक है। And the next case was कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर। उसमें यह बोला गया कि गवर्नर के नॉट indefinitely delay the assent to bill. Even the same thing was said by the Tamil Nadu versus Union of India केस, ये also आप याद रख सकते हैं। और हरगोविंद पंत, वो भी उनका भी केस था, हरगोविंद पंत केस था, वो भी याद रख सकते हैं आप। एक और केस था एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्रोमिनेंट केसेस जो रिलेटेड टू गवर्नर है। अगर आप इसमें 3-4 केसेस भी, जैसे कि नवब्रह्मिया लिखना ही आपको, शमशेर सिंह केस लिखना ही आपको है, बीपी सिंगल सिंह लिखना है आपको, रामेश्वर प्रसाद वो भी लिखना है क्योंकि वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड था, और एसआर बोमई केस, ये सारे आपको कम से कम 4 से 5 केसेस में आपको होनी चाहिए, तभी जाके आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो ये है कि जो डिवोल्यूशन किया गया है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ चेंज किए गए हैं, वो दैट वी विल सी, एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप द टॉपिक। सो दिस इज अ बोनस टॉपिक फॉर यू गाइज, तो इसको बोनस समझ के आप इसको लीजिए।
तो क्या किया गया कि अभी हमने देखा ऑलरेडी, हमने एक लेक्चर बना चुके हैं 15 फाइनेंस कमीशन पे, 16 फाइनेंस कमीशन पे। सो इनकम डिस्टेंस को अभी कम कर दिया गया 45 से 42.5, पॉपुलेशन का जो था 15 टू 17.5 कर दिया गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 था 10 कर दिया गया, एरिया जो था वो 15 से 10 कर दिया गया, फॉरेस्ट इकोलॉजी था वो 10-10 कंस्टेंट रहा, और जो टैक्स एंड ये फिजिकल एफर्ट था उसको हटा ही दिया गया, और एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया जीडीपी कंट्रीब्यूशन को। सो क्या मेजर चेंज हुए, 3 जगह मेजर चेंज हुए हैं, उसके बाद अलग भी चेंज हुए हैं, बट 3 मेजर चेंज हुए हैं ये, कि पहले क्या था, जो इनकम डिस्टेंस जो देखा जाता था वो देखा जाता था विथ रिस्पेक्ट टू हरियाणा, तो हरियाणा के रिस्पेक्ट में आपका इनकम डिस्टेंस कितना है वो देखा जाता था। अब क्या है कि जो 3 स्टेट का एवरेज जो है वो लिया जाता है, उसके बाद जीएसडीपी के उन तीनों स्टेट का जीएसडीपी का एवरेज लिया जाता है और उसको रेफरेंस माना जाता है। तो अब ये जो तीनों स्टेट हैं उनमें आप जो नॉर्मली हरियाणा तो एक जो था वो लिया ही गया, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु और एक गोवा, 3 को लिया गया, इन तीनों को माना गया। दूसरा क्या था कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है आपका, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहले क्या लिया जाता था कि जो टीएफआर वाज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि भाई टीएफआर कितना है उस हिसाब से उनकी कंट्रीब्यूशन डिसाइड होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जो टीएफआर को हटा करके ये बोला गया कि जो ग्रोथ कितना है किसका, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन का ग्रोथ है 1971 से लेकर 2011 तक, उसको किया जाएगा rather than the TFR। ठीक है। अब एक तीसरा जो किया गया, जो ऑलरेडी वी हैव सीन कि जो 10% इंट्रोड्यूस कर दिया गया जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, और जो फॉरेस्ट क्राइटेरिया था वो ये पहले क्या था कि जो कितना फॉरेस्ट है उस हिसाब से दिया जाता था स्केल करके। अब क्या है कि 2015 से लेकर के 2023 में आपने कितना इंक्रीमेंट किया, इंक्रीज किया फॉरेस्ट कवर में, उस हिसाब से आपको मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे और भी किए गए, जैसे रेवेन्यू डिफिसिट जो था, ग्राउंड था, उसको हटा दिया गया। सेक्टर स्पेसिफिक जो ग्रांट थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जैसे कि आप हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, उसको हटा दिया गया। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट जो था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया कि इस स्टेट को इतना देंगे, उस स्टेट को इतना। तो उसमें क्या होता था कि जो उनके फेवरेट स्टेट होते थे या फिर जो जहाँ दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट सेम होती थी वहाँ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता था। सो दीज ऑल आर द मेजर चेंजेस व्हाट इट हैज बीन डन। सो यू कैन सी कि आधे घंटे में हमने 5 टॉपिक को कवर किया है, एंड यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड वी विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो, सो दैट आपके पास एक रेडीमेड 1 पेजर नोट होना चाहिए रिवीजन के लिए। अगर आपके पास इमेजिन कि 50-60 पेजेस अगर आपके पास होते हैं 50-60 टॉपिक को रिलेटेड, तो इससे ज़्यादा बाहर वो नहीं पूछेंगे, और इतना ही आपको कवर करना है। इतना अगर आपने कवर कर लिया तो यू जस्ट इमेजिन कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो फुल प्रूफ है और आपको कोई नहीं रोक सकता है मेंस में, एंड यू विल बी थ्रू। ठीक है। So this was all from our end. I hope this video will be useful for you guys. So do like, share and subscribe so that we should get motivation to make all such video in future also. Thank you very much.